आज का इस वीडियो है जो एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा है, जिसमें बिल्कुल भी फ्री क्लासेस है। ये एनसीईआरटी का क्लास जिसमें 6 क्लास से लेकर 6 क्लास का इतिहास का जो टॉपिक है, सब कुछ बिल्कुल आसान शब्द में समझेंगे। आज इस वीडियो में चैप्टर 4 का देखेंगे, और चैप्टर 4 में क्या है, टॉपिक है इसका कि क्या बताती है हमें किताबें और खबरें। इसके बारे में आज चैप्टर 4 में ये सब समझेंगे। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का जो बुक है इतिहास का, उसका देखेंगे आज का चैप्टर 4 इस क्लास में। ठीक है, अब बिल्कुल ही एआई द्वारा तैयार ये नया तरीका से तैयार किया गया है ये क्लास। चलिए आज के टॉपिक पे, जो आज चैप्टर है उसके ऊपर बिना देर करते हुए आज के इस टॉपिक पर चलते हैं और समझते हैं कि क्या है चैप्टर 4 में, किस तरह कब्र किताब से क्या हमें पता चलता है। तो आज इस अध्याय में, जो अध्याय 4 का जो है इस क्लास, इसमें है क्या बताती है हमें किताबें और खबरें। ठीक है, ये QR कोड स्कैन करके आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं PDF डाउनलोड हो रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, हम वहाँ आपको लिंक भेज देंगे इस PDF का। तो देखिए, क्लास 6 का ये एक स्टूडेंट है जिसका नाम है मैरी। ठीक है, कहता है जैसे ही घंटी बजा, शिक्षक छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। ठीक है, मैरी ने देखा कि पुस्तकालय की जो आकार था, कक्षा से, क्लास से कुछ ज़्यादा ही आकार का था पुस्तकालय के। ठीक है, वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मैरी ने देखा शिक्षक को कि वो अलमारी एक खोलने की कोशिश कर रहे थे। उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें थी। ठीक, शिक्षक ने कहा कि क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। अब मैरी ने सोचने लगा कि वेद क्या है। तो चलिए इस कक्षा में जो हम देखेंगे, सबसे पहला जो टॉपिक है वेद क्या है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि किताबें से कैसे हमें पता चलता है वेदों के बारे में। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और आगे देखिए, कहता है दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है वेद। महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, सभी पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कौन सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है, पहला पॉइंट है कि दुनिया के सबसे प्राचीनतम ग्रंथों में से एक क्या है। देखिए, कहता है शायद आपने वेदों के बारे में सुना होगा, पहले हिस्ट्री पढ़ा होगा तो वेदों के बारे में पढ़ा था। वेद कितने होते हैं? तो वेद 4 है। ठीक है, वेद कितने हैं? सबसे महत्वपूर्ण है, वेद कितने हैं? वेद 4 है। 4 वेद है। कौन कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, सबसे पुराने वेद हैं जो ऋग्वेद को माना जाता है, जिसकी रचना लगभग अगर माना जाता है तो 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का क्या मतलब होता है? ये सूक्त जो शब्द है, इसका क्या मतलब है? तो सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। ठीक है, इनमें से 3 देवता बहुत ही महत्वपूर्ण था ऋग्वेद के अनुसार। ठीक है, तो पहला कौन सा देवता है? अग्नि देवता, इंद्र और सोम। ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण ऋग्वेद के अनुसार देवता रहे हैं। अग्नि जो है आग के देवता थे, और इंद्र जो थे युद्ध के देवता थे, और सोम एक पौधा था है।
जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। ठीक है, तो इतना दूर जो पढ़े, इससे हमें क्या पता चला है कि वेद जो है, वेद 4 वेद है। ठीक है, 4 वेद है जिसमें, और 4 वेद है जिसकी रचना जो सबसे, चारों में से सबसे जो पुराना माना गया है वो ऋग्वेद माना गया है। ठीक है, ऋग्वेद माना गया है, और उसकी स्थापना है, सॉरी, उसकी रचना जो देखेंगे तो रचना माना गया है 3500 वर्ष, 3500 साल पहले हुई है, जिसमें 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए थे, अच्छी तरह से बोला गया है, ये सब इसमें है। तो ऋग्वेद में जो चर्चा है, 3 देवी देवताओं की चर्चा है, जो अग्नि आग के लिए है, इंद्र युद्ध के लिए है, और सोम एक पौधा है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। तो आगे है कि वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। वैदिक का जो रचना था किसने किया था? ऋषियों ने किया था। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर स्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। आगे देखिए क्या कहता है, विद्यार्थी को कंठस्थ एकदम करवाते थे। ठीक है, अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष होते थे। सीखने और सिखाने वाला जो होते थे, सीखने वाला भी पुरुष, सिखाने वाला भी पुरुष होता था। ठीक है, कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राकृतिक यानी संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ठीक है, उसकी जो भाषा थी वैदिक की शुरुआत से संस्कृत भाषा थी। ठीक है, स्कूल में जो संस्कृत पढ़ाते हो उसे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। ठीक है, स्कूल में जो अभी के दौर में जो संस्कृत पढ़ाया जाता है उससे कुछ अलग उस वेद में भाषा दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखें। ये थोड़ा सा बॉक्स वाला देख लेते हैं। इसमें बॉक्स में क्या दिया गया है, संस्कृत और अन्य भाषाएं के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, देखिए कहता है संस्कृत भाषा भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की नई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, यूनानी, इतावली, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़े हुए हैं। उन्हें एक साथ एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ, संस्कृत में मातृ का मतलब माँ होता है, हिंदी और मदर अंग्रेजी में बोला जाता है, हिंदी में माँ बोला जाता है और संस्कृत में मातृ बोला जाता है। तो इस तरह का शब्द को देखो। ठीक है, अब देखिए कहता है कि आपको पता है इनमें कोई समानता नजर आती है क्या? देखिए, उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। द्रविड़, ठीक है, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सा में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई है। तो आपने देख लिया भारत का जो है अलग अलग भाग में अलग अलग टाइप का भाषा है। ठीक है, पूर्वोत्तर के देखेंगे तो वहाँ पे कौन सी भाषा है, तिब्बती बर्मा की भाषा वहाँ पे। द्रविड़ में देखेंगे तो तेलुगु, कन्नड़, तेलुगु, तमिल
ये सब भाषा बोली जाते हैं, जो कि द्रविड़ भाषा का परिवार नीचे दक्षिण में, दक्षिण का द्रविड़ मतलब दक्षिण का बात कर रहा है, ठीक है। जबकि झारखंड और मध्य भारत की बात करें तो कई हिस्सों में बोले जाने वाले तथा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा का प्रयोग होता है। अब देखिए आगे कहता है कि भाषा की सूची बनाकर उसकी भाषा का परिवार का जानने की कोशिश करिए, पहचानने की, ठीक है, इस टॉपिक में। तो आपने देख लिया जो भाषा किस तरह, कहाँ, कैसे, क्या बोला जाता है पूरे भारत के बारे में। आइए आप देखते हैं। कहता है कि हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छपी गई हैं। अभी जैसे देख रहे हैं ये किताब का जो PDF है, इसमें देखेंगे तो ये छपा गया है और कंप्यूटराइज लिखा गया है, ठीक है। लेकिन जो ऋग्वेद का उच्चारण किया गया था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। छापने का जो काम है ऋग्वेद का जो वेद है 100 साल पहले हुआ छापने का, नहीं तो उससे पहले छापने की कोई कला नहीं थी, ठीक है। अब देखिए इतिहासकार ऋग्वेद और अध्ययन कैसे करते हैं, इसके बारे में चलिए जान लेते हैं थोड़ा सा। चलिए आगे देखिए, कहता है इतिहासकार कैसे ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो देखिए इतिहासकार जो पुरातत्व वेदों की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखिए ऋग्वेद के कुछ सूक्त मतलब वार्तालाप, अभी ऊपर आपने देखा जो देवी का साफ एकदम बिल्कुल भी वार्तालाप जो है उसके बारे में है सूक्त के रूप में। विश्वामित्र नामक ऋषि जो और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों व्यास और सतलज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है, ठीक है। तो जो इसमें जो कहता है विश्वामित्र जो नामक जो ऋषि था जो ऋग्वेद को लिखा, ठीक है, तो उनके बीच और देवियों के बीच में जो हुआ था, जो पूजा जाता है व्यास और सतलज नदी जो है उनके बीच जो संवाद था एक ऐसे ही सूक्त का ये अंश दिखाता है, ठीक है। तो देखिए व्यास और सतलज जो है वो सिंधु नदी का सहायक नदी है, ये सभी जानते हैं। आप लोग नहीं जानते हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। मैप में देखेंगे तो आप ऊपर की साइड में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना देखिए, ये जो है देखिए पन्ना किस तरह से लिखा गया है आप देख सकते हैं, ठीक है। भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। ये जो पांडुलिपि है कश्मीर में पाई गई थी, ठीक है। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पूर्ण महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं पांडुलिपि है जो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये जम्मू कश्मीर से ये प्राप्त हुआ है पांडुलिपि, ठीक है। ये जो आप फोटो देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगला देखिए विश्वामित्र और नदियां का बात क्या था इसके बारे में देख लेते हैं। विश्वामित्र कहते हैं, हे नदियां, अपने बछड़ों को चाटती हुई 2 दमकती गायों की तरह 2 फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ, ठीक है। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की
गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। विश्वामित्र यह कहता है। ठीक है, अब देखिए नदियां का क्या है। नदियां कहते हैं जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती है। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? नदियां कहती हैं, ठीक है, कि जो जल से परिपूर्ण हम जो है देवताओं के बनाए रास्ते पर चलते हैं। जब एक बार निकल जाता है तो उसे रोका नहीं जा सकता है। विश्वामित्र जो कहते हैं बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धोरियों के ऊपर न उठाओ ताकि हम आसानी से उस पार जा सके। ये जो नदी और विश्वामित्र के बीच जो संवाद है वो जो कह रहा है विश्वामित्र कि हम दूर से आए हैं, ठीक है, अपना जल से उसे ऊपर ना उठाओ जमीन से ताकि वो पार कर सके उस जगह को। ठीक है, आगे देखिए नदियां क्या कहती है। हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। नदियां कहते हैं। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहां ये नदियां बहती है। ठीक, वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहां घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था उस समय, इसीलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। अभी ऊपर में जो यहाँ पे आपने देखे गायों की तरह फुर्तीले घोड़ों की चाल, ऐसे जो विश्वामित्र ने तुलना की है नदियों का, उसके बारे में बताता है कि जहाँ पे ऋषि रहता होगा वहां पे ये दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, तो अभी आपने जो देखा रथ के महत्वपूर्ण थे। ठीक है, अपने जवाब के कारण बताइए। प्रार्थना की कहता है कि पंक्ति को दोबारा पढ़ने बताने के लिए कि उसमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों का जो चर्चा है, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसके सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का भी उल्लेख एक बार मिलता है पूरे ऋग्वेद में। ठीक है, अब यहाँ आपके लिए है कि मानचित्र को देखकर और ऐसी 5 नदियों की सूची बनाइए जिनका ऋग्वेद में चर्चा नहीं है। ठीक है, और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये 5 नदी कौन कौन से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखिए मवेशी, घोड़े और रथ, ये 3 का अगला टॉपिक है, इसके बारे में देखते हैं क्या है। ठीक है, ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्तियों के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों की लड़ाइयों में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। घोड़ा जो रथ खींचने के लिए लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। ठीक है, लड़ाइयों वैसी जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहां अच्छे चारागाह हो या जहां पर जौ जैसे जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सके। कुछ लड़ाइयों पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। इसमें जो चर्चा है कहता है कि लड़ाइयाँ जो होती थी उस समय, तो कुछ मवेशी के लिए भी होता था, जो लड़ाई लड़के मवेशी को लाया जाता था, और कुछ होता था कि वहाँ पे जमीन के लिए जहाँ पे अच्छी फसल उपज सके, चारागाह मिल सके, अच्छा फसल उपज सके,
वैसी वैसी जगह के लिए भी लड़ाइयाँ होती थी, और कुछ तो पानी के स्रोत के लिए भी होता था, और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। ठीक है, अब देखिए, युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे, ठीक है, तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। ठीक है, आगे देखिए, शेष धन जो है आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। यह आहुतियां देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों का भी आहुति दी जाती थी। जैसे जानवरों का बलि जैसे होता था, उसका भी आहुति बलि के रूप में भी दिया जाता होगा उस समय। यज्ञ होता था, ठीक है, उसमें जो यज्ञ की चर्चा है, तो धन जो लाता था, धन कैसे लाता था? कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था, कुछ भाग सरदार रख लेते थे, सरदार जो रहते थे, कुछ पुरोहित रहता था, बाकी जो बचता था अपना आम लोगों में बांट दिया जाता था सारा धन को। ठीक है, अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। पुरुष जो था उस समय अधिकांश सब युद्ध में भाग लेते थे। कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। तो इसमें आपने देखा कि ये जो है बता रहा है कि युद्ध जो होता था, युद्ध के लिए सेना चाहिए। सेना तो अक्सर जो पुरुष होता था वो सेना में युद्ध में भाग लेता था, लेकिन अस्थायी सेना नहीं थी। ठीक, और सरदार को ऐसा चुनता था सेना जो बहुत ही शक्तिशाली बहादुर होना चाहिए, कुशल होना चाहिए, वैसा सरदार को चुना जाता था उस समय। ठीक है, अब अगला टॉपिक देखिए, लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या है। देखिए, लोगों का वर्गीकरण करना काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान, संस्कृति, परंपरा के आधार पर किया जा रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द को देखा। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, पुरोहित जो था काम के आधार पर, भाषा के आधार पर, परिवार या समुदाय या निवास के या संस्कृति के आधार पर अलग अलग किया गया। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे जो राजा थे, दूसरे लोग जो थे राजा थे। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में आप जो बाद में पढ़ोगे। ठीक है, ये ना तो बड़ी राजधानियां और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। राजा की मृत्यु के बाद उनका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। यह वैसे राजा नहीं थे। ठीक है, आगे जो देखिए यहाँ पे कहता है कि राजा के बारे में आप हमें सोचकर बताइए कि राजा का क्या क्या करते थे, और कमेंट बॉक्स में हमें भेजिए कि राजा का क्या क्या काम होता था उस समय। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है, जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्द का इस्तेमाल होता था, जनता और पूरे समुदाय के लिए। पहला क्या था? जन, पहला जनता। ठीक है, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है, जन का। और दूसरा क्या था? दूसरा था विश्व, विश्व यानी जिसके वैश्य शब्द निकला, वैश्य शब्द निकला। इस विषय पर आप जो है अध्याय 5 में पढ़ेंगे। अभी जो पढ़ रहे हैं अध्याय 4 में पढ़ रहे हैं, इसके बारे में जो है अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें अभी देख लेते हैं अभी क्या है। ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं।
ये दो शब्द का नाम मिलते हैं, इसीलिए हमें पुरोजिन या विश्व भारत जन या विश्व यदुजन या विश्व जैसे कई उल्लेख मिलते हैं ऋग्वेद में। ठीक है, आगे देखिए, कहता है कि अगर आपको इसमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में, कोई भी नाम अगर जाना पहचाना लगता है तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि वो कौन सा है। ठीक है, आगे देखिए कि जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। जो विरोधी रहते थे उसे दास या दस्यु कहते थे। दस्यु यो लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास यानी स्त्रीलिंग दासी होता है, इसका स्त्रीलिंग देखेंगे तो दासी होता है। शब्द का मतलब होता है गुलाम। दास का शब्द जो होता है उसका मतलब होता है गुलाम। ठीक है, दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। युद्ध जो होता था, लड़ाइयाँ, तो वहाँ पे बहुत सारा दासी को लोगों को बंदी बनाकर लाया जाता था काम करवाने के लिए। उन्हें उनके मालिक की जायदाद मानना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। ठीक है, जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। ठीक है, चलिए देखिए कि वहां पे क्या हो रहा था। उसके अगला टॉपिक पर देखेंगे कि वहां पे आखिर क्या होता है। जिस समय उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रहा था वहीं पे दूसरी जगह पर क्या हो रहा था उसके बारे में देखिएगा। ठीक है, अब देखिए, खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की है। किसका है? महापाषाणों की कहानी है। अगले पृष्ठ के चित्रों को देखने के लिए कहता है। पृष्ठ के चित्र को कहता है देखने के लिए। ठीक है, ये शिलाखंड महापाषाण, यानी बड़ा, पाषाण यानी पत्थर, महापाषाण यानी बड़ा पत्थर नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने में की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रों बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। कब्रों की जो बनाने की प्रथा जो शुरू हुआ 3000 साल पहले हुई थी। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। ठीक है, कुछ महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। तो इस तरह का शहर का चर्चा करता है और जो कब्र बनाया गया है पत्थर से उसके बारे में बताया गया है। 3000 साल पहले लगभग इसका विकास बनाया गया। चलिए, ये आप पिक्चर देख सकते हैं किस तरह ये पत्थर का बनाया गया है कब्र। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं कैसे बनाया गया। अब इस पिक्चर के बारे में आप देखेंगे तो ये महापाषाण को ताबूत समाधान शिष्ट कहा जाता है। ठीक है, यहाँ दिखाए गए जो शिष्ट में एक पोर्ट होल है, जो बड़ा सुराग है, जो शायद वहाँ पत्थरों से बने हुए कमरों में जाने का रास्ता होता होगा उस समय। ये जो बनाया गया है, देखिए उसके बारे में क्या है। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, जिस तरह से यहाँ पे दिया गया है, पूरा गोलाकार बनाया गया है पत्थरों का। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है।
यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं कि उस समय ऐसा कब्र का अनुमान लगाया गया। ठीक है, तो देखिए महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों को सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करने के लिए, जैसे गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना, ये सब महापाषाण के निर्माण के लोगों के लिए काम था। अलग अलग सबका अलग अलग काम होता होगा उस समय। ठीक, आगे देखेंगे इन सब कब्रों में कुछ समानताएं है। समानता, मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। दफनाने के साथ में मिट्टी का कुछ बर्तन भी रखा जाता था जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन यानी ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। मिट्टी का जो बर्तन है वो काले रंग के और लाल रंग के मिट्टी से बना है। ठीक है, इनके साथ ही मिले लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने, ये सब मिला है उस समय। हड़प्पा के शहर में लोहे का प्रयोग होता था कि नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए। क्या हड़प्पा के शहर में लोहे का प्रयोग होता था? लेकिन यहाँ पे महापाषाण में जो लोहे का जिक्र किया गया है, लोहे के औजार यहाँ पे किया गया है कि लोहे का औजार और हथियार, घोड़े का कंकाल, सामान पत्थर के। तो यहाँ पे देखिए किया गया कब्रों से मिले हुए लोहे के सामान, जिस तरह से आप देख सकते हैं। बाईं ओर देखेंगे तो घोड़े के लिए सामान है, नीचे बाईं ओर देखेंगे तो कुल्हाड़ियाँ, नीचे एक कटार है, ये कटार है, ये कुल्हाड़ी होगा और ये कुछ घोड़े का सामान होगा। इस तरह का ये सब लोहे का मिला है। ये चित्र आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में कैसे पता करना है। ठीक है, लोगों को सामाजिक समानताओं के बारे में पता करना है। पुरातत्वविद तो यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी, क्योंकि उसके साथ है तो संभवतः उसका ही होगा, संभवतः उसका ही होगा। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलते हैं, कहीं पे किसी में ज्यादा मिलते हैं। मानचित्र 2 पर पृष्ठ संख्या 13 ब्रह्मगिरी को खोजने के लिए कहता है। मानचित्र 2 में ब्रह्मगिरी को खोजने के लिए कहता है। ब्रह्मगिरी में यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। 33 सोने के मनके। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति भी भिन्नता को दर्शाती है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ अनुयायी। इस तरह से अनुभव किया गया कि किसी के पास बहुत सारा सोना था तो उसके कब्र में सोना पाया गया, किसी के पास नहीं पाया गया तो बर्तन, कुछ मिट्टी का बर्तन उसके पास मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यह समानता तो आप देख सकते हैं कि समाज में किस तरह का समानता था। कोई अमीर था, गरीब था, अलग अलग टाइप का व्यक्ति उस समय भी रहता होगा। इससे ये पता चल जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्या कुछ कब्रगाहों खास परिवारों के लिए थी, ये जानने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ ऐसा जगह था जो खास परिवार ही वहां पे उसका ही वहां कब्रगाह था। चलिए देखिए, कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वालों
लोगों को पोर्ट हॉल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाना दोबारा आ सकते थे। जिस तरह से आप अभी, चलिए इससे पहले आप देखें, यहाँ जो देखिएगा तो यहाँ पे देखिए कैसे बना गया है, ये बनाया गया है और बीच में ये जो गोलाकार बनाया गया है पोर्ट ऑफ हॉल, इस तरह से बनाया गया है, जहाँ से जिसमें पत्थर भी लगा देता, आगे से पत्थर लगा देगा और जब जरूरत पड़ेगा तो वहाँ पे उससे आ सकता है अंदर। तो इस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है और उसी का जिक्र है कि कुछ खास लोगों के लिए एक ही जगह पर दोबारा कब्रगाह बनाने के। ठीक है, अगला देखिए, इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र के बारे में जिक्र है। तो यहाँ आपने देख लिया कि कुछ कैसे परिवार के लिए खास जगह है, एक ही जगह पर हर परिवार को दफनाने का भी प्रथा था उस वहाँ पे, और कैसे वहाँ पे बना देता था कब्रगाह, जिसमें बार बार आके जब भी जरूरत पड़ने पर आके वहाँ पे दफनाया जा सके। चलिए ईमान गांव के बारे में जानते हैं। मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 13 ईमान गांव को खोजिए। यह भीमा की सहायक नदी घोर के किनारे एक जगह है। भीमा की सहायक नदी जो है घोर, उसके किनारे की जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे, वहाँ पे अनुमान लगाया गया। ठीक है, यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लेटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना या पानी हो, दफनाए गए सब के पास रखे जाते थे। इस तरह से मिला है। उस समय हो सकता होगा उस व्यक्ति का बर्तन होता होगा और दफनाने के वक्त उसे साथ में उसको बर्तन को भी उसका दफना देता होगा। तो इस तरह का यहाँ पे समाधान मिलता है कि किस तरह से प्रथा था वहाँ पे बर्तन साथ में दफनाने की। जो उसका जो भी चीज़ है अपना व्यक्ति का, वो उसका साथ में दफना देता था और उत्तर की मुंह करके दफनाता था। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से सोंदक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा था। यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। सबके पैर मुड़े हुए थे। तो इस तरह से आप देख चुके हैं। इसमें जो है इमाम को का क्या बताता है कि एक आदमी का जो था 5 कमरे वाले मकान था वहाँ पे, जिसके आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक था। संदूक यानी बक्सा जो होता है, उस टाइप के मिट्टी का बना हुआ था। ठीक है, बस्ती के बीच में था उसका घर और सबसे बड़े घरों में से एक था वो घर। ठीक है, और वो घर में अनाज का भी गोदाम मिला गया है। ठीक है, लेकिन सबका जो पैर था वो मुड़ा हुआ था। ठीक है, आप अनुमान लगाइए कि किसी सरदार का शव था। अपने जवाब कारण कमेंट बॉक्स में हमें करके बताइए कि आखिर वो किसका रहता होगा। 4 कमरे वाला घर, गोदाम बड़ा, किस तरह के आदमी उस समय, किस तरह का वो व्यक्ति रहता होगा उस घर में। आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि इतना जो सारा है, 4 कमरा बड़ा मकान, गोदाम, इस तरह का कैसा व्यक्ति उस समय उसमें रहता होगा। आम जनता या कुछ सरदार या राजा, उसका नाम हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए। ठीक है, चलिए क्या बताती है हमें कंकालों के अध्ययन से, ये सीखते हैं। ठीक है, छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि
कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? तो कंकाल का जो अध्ययन करना का है, पुरुष या स्त्री का पता लगा सकते हैं या नहीं। देखिए, कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे उस समय की वक्त, तो इसे स्पष्ट नहीं किया जा सकता है कि अगर कंकाल के साथ में आभूषण मिला गया है, जेवरात, कुछ सोना चांदी का कुछ भी, तो वो स्त्री का ही कंकाल होगा। ठीक है, कंकाल का लिंग पहचानना का बेहतर तरीका उसकी हस्ती स्त्रियों की जांच है। चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती है, इसीलिए उनका कटी प्रदेश या कुल्हा पुरुषों से ज्यादा बड़ा होता है। इसे पहचाना जा सकता है कि यह महिला का कंकाल है या पुरुष का कंकाल है। ठीक है, यह समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। ये जो समझ किया गया आधुनिक अध्ययनों पर यह आधारित किया गया, पहले यह नहीं था। ठीक है, आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। चरक संहिता जिन्होंने लिखा है, वैद्य जिसमें जो क्या कहते हैं, जितने भी आयुर्वेद के बारे में गुणों के सभी उसमें किया गया। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताबें लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हस्तियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर का रचना विज्ञानों की 206 हस्तियों से काफी ज्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हस्तियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। 200 साल पहले जो चरक संहिता जो लिखा गया था चरक वैद्य के, 2000 साल जो पहले चरक जो थे, ऋषि चरक जो थे, चरक संहिता जो लिखे थे अपना चिकित्सा शास्त्र पर आधारित जो किताब लिखे हैं, उसमें मानव के जो शरीर की हड्डियां जो थे 360 बताई थी। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों की अगर रचना देखें तो 206 बताया गया। लेकिन यह संभवतः अनुमान लगाया गया कि उसमें दांत, जबड़े सबको जोड़कर उस समय चरक ऋषि ने बताया होगा। ठीक है, अब देखिए, आपके अनुसार शरीर के बारे में उन्होंने इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा की होगी? इसके बारे में अगर आपके पास कोई आइडिया है तो हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि उसमें 2000 साल पहले कैसे इतनी विस्तृत जानकारी इकट्ठा की होगी। ठीक है, चरक ऋषि चरक के बारे में कहता है कि उनसे औषधियां बात करती थी। ऋषि चरक के बारे में कहते हैं कि औषधियां उनसे बात करती थी, और तभी जाके उन्होंने चरक संहिता लिखा जिसमें चिकित्सा शास्त्र पर जानकारी मिलती है। चलिए, ईमान गांव के लोगों के काम धंधे के बारे में जानते हैं। वहां पे देख लिए थे कब्र के बारे में, अब देखिए वहां के बारे में लोगों का काम धंधे के बारे में जानते हैं। ईमान गांव के पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले यहाँ से। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा लगा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरन, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछलियों की हड्डियां भी पाई गई। इतने सारे जानवरों की वहां पे हड्डियां पाई गई ईमान गांव। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बैर, आंवला, जामुन
खजूर और कई तरह की रस भरियां एकत्र की जाती थी उस समय। आंवला, खजूर, बेर, ये सब के इस तरह के। ठीक है। प्रमाण के आधार पर ईमान गांव के लोगों के काम धंधों की सूचना बनाइए। ठीक है। आपने जो अभी तक जो ऊपर देखे हैं इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में सूची बनाकर बताइए कि उनके काम धंधे क्या था। ठीक है। अन्यत्र देखते हैं। चलिए अन्यत्र में क्या है देखिए। एटलस में चीन का नक्शा देखिए, चीन किस तरफ है। लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पिक्चर दिया गया है। ठीक है। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता है क्योंकि यह मान्यता थी कि यह भविष्य बताती है। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या फसलें अच्छी होगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था जहां इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा कि शायद आप सोच रहे होंगे कि भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते थे या हमेशा सही ही बताते थे उस तरीका से। तो देखिए ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। राजा जो थे शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठा कर ली थी जिनमें बड़े बड़े नक्शाकारी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। उस समय वहां के जो राजा थे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। ऋग्वेद के राजा और इन राजाओं के बीच कोई एक फर्क बताइए। आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि ऋग्वेद के राजा किस तरह से थे, क्या चीज का उपयोग करते थे, किसकी जानकारी थी और नहीं थी। कोई एक दोनों का फर्क बताइए कि किस तरीका सा ऋग्वेद के राजा और इन राजाओं के बीच फर्क था। ठीक है, कमेंट बॉक्स में करके हमें बताइए। चलिए कल्पना करने के लिए कह रहा है यहाँ पे उपयोगी शब्द में है जैसे वेद, प्रार्थना, भाषा, रथ, यज्ञ, राजा, दास, महापाषाण, कब्र, कंकाल और लास्ट में लोहा। ठीक है, आप कल्पना करके ये हमें आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए कल्पना करके क्या आ सकता है। ठीक है, आगे सवाल जवाब है। ठीक है, ये सवाल जो है आपने अभी जो पढ़ा इसका सम्मिलित करके आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका सही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये भी है ऑब्जेक्टिव वाला। ये दो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके आप लोगों के लिए होमवर्क हो गया, कमेंट बॉक्स में करके बताइए। ठीक है, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दिए गए हैं जिसमें वेदों की रचना का प्रारंभ 3500 साल पहले हुआ है। महापाषाण के निर्माण की शुरुआत 3000 साल पहले हुआ। ईमान गांव में कृषकों का निवास 3600 से 2700 ईसा पहले माना गया है। चरक का लगभग जो लिखा गया है 2000 साल पहले, चरक संहिता जो लिखा गया उसका। इस तरह से कुछ यहाँ पे सूची सालों का दिया गया तिथि। ये दोनों आपके लिए कमेंट बॉक्स में करके बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में करके बताइए। और इसके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन हम दूसरी क्लास में लाएंगे। सभी मतलब चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन लाएंगे। एक चैप्टर का एक एमसीक्यू क्वेश्चन, एक वीडियो में एक चैप्टर का एमसीक्यू। ठीक है, जिससे रिवीजन आसानी से हो सकता है। चैप्टर वाइज रिवीजन होगा और पूरा एमसीक्यू में अलग से दूसरा वीडियो में लाएंगे। ठीक है, ये दोनों आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए किसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में।